हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में वो पेपर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। यानी साथियों, आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, क्योंकि आज हम साथियों पूरा ओरिजिनल पेपर करने वाले हैं। जिस तरह से अभी तक आपका 15 शिफ्टों का एमटीएस का पेपर हो चुका है, यदि साथ ही आप एनालिसिस किया होगा तो एमटीएस में 5-6 सवाल ऐसे पेपर में बन रहे हैं जो कि साथियों बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, और सारे सवाल आपकी प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे हैं। प्लस आपका साथियों 6 क्वेश्चन ऐसे आपके पेपर में मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल एक टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, लेकिन साथियों हर जो टॉपिक है लेकिन उससे आ रहे हैं, लेकिन कुछ अलग सवाल पूछा जा रहा है। तो आज की इस सेशन में फुल पेपर करेंगे जिससे आपको पूरा अनुमान लगेगा कि आने वाले शिफ्टों में आपका पेपर कैसा बन सकता है। वो पेपर होगा साथियों जो आपकी और आपकी सिलेक्शन के बीच में जो ये बाधा बना हुआ ना, वो आज की इस सेशन में हम आपको प्रोवाइड करने वाले पेपर हैं। बिल्कुल साथियों, जो कि केवल 55 क्वेश्चन से ही आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले शिफ्टों में पेपर कैसा आएगा और किस तरह का आज की सेशन में सेट किया गया पेपर, बिल्कुल जिसमें हम लोग जीके की बात करेंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, फुल पेपर बात करेंगे। मैथ रीजनिंग तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, जिस तरह से आज के सेशन में आपको मैथ रीजनिंग कराएंगे बिल्कुल वैसा ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सुबह एक नई शुरुआत करते हैं। जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वो तो ये जरूर देख कर जाएंगे। तो हमारी क्लास की टाइमिंग सुबह 8 बजे रहती है, दोपहर के 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे रहती है। टेलीग्राम हमारा सिर्फ टारगेट विथ विवेक के नाम से आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं आज सेशन में क्या दिया है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके पेपर से पहले पेपर वाले ये प्रश्न हम कराने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, भरतनाट्यम और कथक के लिए जानी जाती हैं। तो पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 2। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 में जो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी को सतु पुरस्कार दिया गया था वो असलमा मुस्तफ़ा इनामदार को दिया गया। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देखना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो साथ ही फ्री हिट तो क्रिकेट से होता है, ऑफ ड्राइव भी होता है और मूर्खतापूर्ण बिंदु भी होता है, लेकिन सिर्फ पहला कदम नहीं होता है। ये पहला कदम आपका शतरंज में होता है। शतरंज में पहला कदम जैसे कि कोई चाल चलना होता है तो पहला कदम चलते हैं ना, उसके बाद एक और शब्द है जो कि आपके पेपर में बन सकता है गैम्बिट के नाम से। गैम्बिट आपसे पूछेगा ये शब्द किस खेल में प्रयोग होता है, तो ये आपका शतरंज में यूज होता है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका जो 360 है साथी, ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है? साथ ही आपके बायो से सवाल एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो कौन सा संघ एनेलिडा का उदाहरण है इनमें से? तो केचुआ जो है ना साथियों, ये एनेलिडा का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा नागालैंड में है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नागालैंड का एक और फेमस त्यौहार है जो कि हॉर्नबिल त्यौहार है, जो कि सदी 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच आयोजित होता है, जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी बोला जाता है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी कार्ड का नाम क्या है? याद रखेंगे अपार आईडी है। क्या नाम साथी? अपार आईडी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 8। हम राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाते हैं? तो आपके पेपर में सवाल पूछेगा राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 11।
हाल ही में किसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? जो कि साथियों अभी फिलहाल यानी हाल में सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, ये श्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। क्या आप बता सकते हैं साथियों कि वर्तमान में तो पीएम साहब प्रधानमंत्री जी हमारे देश के श्री नरेंद्र मोदी जी, तो क्या आप बता सकते हैं किस क्रम के ये है इसमें? चलिए ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, 13, 14, 15, 16। चलिए इन्हीं ऑप्शन में क्रम में बताइए किस नंबर की है इस समय वर्तमान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में किस काल की वास्तुकाल का एक अच्छा उदाहरण है? तो भीतरगांव ईंट मंदिर जो साथी ये किस काल की वास्तुकाल का एक अच्छा एग्जाम्पल है? तो साथी गुप्त काल का है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे से एक एक क्वेश्चन डीप जाकर उसे याद करेंगे। बस आप क्लास पे बने रहेगा, आपको पूरा क्वेश्चन जितना भी होगा तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके पूरा अच्छे से हल करवा कर ही जाने देंगे। भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी किस वर्ष बनाई गई थी? तो बताइए साथियों, राइट ऑप्शन दीजिए। जो आपका नेशनल पॉपुलेशन था ये किस वर्ष बनाई गई थी? तो साथ ही आपका 2000 में बनाई गई थी। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 12। पद्म भूषण से सम्मानित अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? जो पद्म भूषण सम्मानित अन्नपूर्णा देवी ये किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो साथ ही सुरबहार की थी। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13। वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया? आपके पेपर में आ चुका सवाल, ये शायद 8 की 9 तारीख के पेपर में आया था कि वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? तो किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? तो सवाल इससे बन रहा है साथी। तो 1928 में जीता, 1928 ऑप्शन है आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत में कथक नृत्य का प्रतिपादक है? तो इन व्यक्तित्वों में से साथियों भारत में जो कथक नृत्य का प्रतिपादक है वो किसे जाना जाता है? तो भाई याद रखेंगे आप लोग, प्रेरणा श्री माली को जाना जाता है। ऑप्शन है यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूरा सवाल जो आपका लिया गया है तो समझिए कि पेपर में जिस तरह से अभी तक शिफ्ट में सवाल बन चुका है, आपका 15 शिफ्ट का पेपर हो चुका है, यानी 5 दिन एग्जाम हुआ है, याद रखना है। देखिए 16 नंबर, चिथरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कल आपका तो छुट्टी था, 10 तारीख को एग्जाम नहीं था तो कल छुट्टी था। तो चिथरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 2013 में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास जिंदगी नामा के लिए वर्ष 1980 में प्रदान किया गया था? और ऐसा कौन सा पुरस्कार था जो कि सर कृष्णा सोबती को उनके हिंदी उपन्यास यानी जिंदगी नामा उनका एक क्या है उपन्यास है, उनके लिए 1980 में उन्हें पद में क्या गया पुरस्कार दिया गया था? तो उनका कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साथ ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 19। पुरुषों की कबड्डी मैदान यानी कबड्डी कोर्ट होता है जो उसकी लंबाई कितनी होती है मीटर में? तो साथ ही 13 मीटर होता है। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अक्टूबर 2022 तक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अधिकतम आपका आयु सीमा रखा गया था वो 62 ईयर रखा गया था, 62 वर्ष रखा गया था। ऑप्शन है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 21। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत क्या शुरू किया था? जो आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ये सवाल आप पकड़िए दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने स्टार्ट किया था आपका मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्टार्ट किया था। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा स्टार्ट हुआ है। तो इसके तहत याद रखिएगा डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया गया था। क्या साथियों? डोनेट अ
पेंशन पहल स्टार्ट किया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 22। नमिता कैंथरी सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? तो साथियों नमिता एक लड़की है जो कि कैंथरी सेल के एक उदाहरण के बारे में बात कर रही है, तो वह कौन सा हो सकता है? तो साथी संगमरमर हो सकता है वो, यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। और आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग केवल साथी क्लास पे आते हो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देखिए आप ही लोग के लिए डेली क्लास लग रही है बिल्कुल सुबह 8 बजे, दोपहर में 12:30 बजे, ऐसी कोई भी टाइम मिस्टेक नहीं होती जो कि हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड ना करें। डेली का डेली आपको डेली क्लास चाहिए तो बिल्कुल ऐसे ही तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सब्सक्राइब करके, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? बताइए। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक तो तुगलक वंश का था। रुकनुद्दीन तुगलक ये क्या था? गुलाम वंश का था। याद रखेंगे रुकनुद्दीन कहाँ का था? गुलाम वंश का था। तो इस तरह से बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है? यदि समानता आ गया तो डायरेक्ट आप लोग अनुच्छेद 14 पे जाइएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित भारतीयों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? आपके पेपर में तमस आ चुका है जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे आप लोग। तो गोरा किसने लिखा था? तो साथी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए आपका इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी साथी। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिमूव एनी एम्बिग्यूटी, इसका मतलब किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। किसी भी आपका अस्पष्टता को दूर करने के लिए आपको बिल्कुल बेस्ट विकल्प चूजना है, सिलेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? इट वाज क्या हो जाएगा? कंसिडरेबल हो जाएगा क्या? या कंसिडरेबल मतलब विचारणीय होता है। ऑफ यू टू हेल्प मी, इसका मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे ऐसा माना गया कि आप मेरी सहायता की है, आप मेरी सहायता करेंगे। आप लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? कंसिडरेबल विचारणीय करेंगे या कॉन्सिक्रेट करेंगे? बताएंगे कि ज्ञान देंगे कि आप कहेंगे साथी कॉन्सिडरेट कहेंगे। याद रखिए तो कॉन्सिडरेट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? याद रखेंगे मेरे भाई, आपका यहाँ से एक बार का बहुत अच्छा विचारशील होता है। कैसे? तो विचारशील है कि ऐसा माना गया कि आपने मेरी क्या सहायता की है, तो क्या हो जाएगा? कंसिडरेट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आपका कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है? समाप्त होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान देंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 27। समथिंग दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, वन वर्ड बताना है आपको। समथिंग दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसा जो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि हमारे लिए कुछ चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होता है तो हम उसके लिए एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? बताइए। ट्रिवियल मामूली बोल सकते हैं क्या? या ट्रायड्स बोल सकते हैं, तीनों बोल सकते हैं, या ट्रायल यानी संरक्षण परीक्षण किसी चीज़ का, या सलाइंड यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण। तो समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट मतलब कुछ ऐसा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, तो हम लोग उसके लिए क्या बोल सकते हैं? ये तो मामूली हो सकता है। कोई चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? मामूली तो बोल सकते हैं ना, तो ट्राइवियल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन, मामूली होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। यदि आपके पेपर में इस तरह का 2 सवाल आएगा, देख चलिएगा, जो कि डायरेक्ट बोल्ड रहेगा या तो अंडरलाइन दिखाएगा। आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना है, टाइम बचत करना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए पीटी दिया है, अंडरलाइन किया है, तो डायरेक्ट इसका सिनोनिम्स बता दी। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है, तो पीटी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से? राइट ऑप्शन आपके तहत। तो पीटी का मतलब एक प्रकार का दया होता है, तो दया क्या हो जाएगा? मर्सी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम हमको बताना है, तो मर्सी माने भी दया होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 29। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इट लुक्स लॉन्गर। याद रखिए तो यहाँ पे सेंटेंस आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस वाला है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। याद रखिए विशेषण के कितने डिग्री होते हैं? 3 डिग्री होते हैं ना। एक तो आपका सकारात्मक होती है, एक आपका तुलनात्मक होती है, एक आपका अतिशयोक्ति होता है। हमेशा याद रखिए जो अगर लॉन्गर ER लिखा है भाई ने, तो इसमें तुलनात्मक कर रहा है। जैसे इट लुक्स लॉन्गर देन, यहाँ पे क्या कर सकते हो? ये इसमें क्या है?
इसमें आपका एक तुलनात्मक करा है, तो इसमें तुलनात्मक में जो आपका डिग्री होती है इसमें हमेशा ई आर का प्रयोग होता है, और यहीं पर सदैव अतिशयोक्ति जो होता है ना इसमें ई एस टी का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए पहले ई आर दिया है, तो हमेशा तुलनात्मक में क्या होता है, तुलनात्मक होता है। ज़्यादातर एक अक्षर वाले विशेषण के तुलनात्मक के लिए जो आपका ई आर का प्रयोग होता है। तो इट्स लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड, इसका मतलब कहने का यह मेरी अपेक्षा से अधिक लंबा दिखता है, यह एक प्रकार की तुलना कर रहा है ना। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस। चलिए इन जियोपार्डी, इसका आप लोग इडियम बताइए यानी मुहावरा या फ्रेज बताइए। इन जियोपार्डी का मतलब खतरे में, या बोल सकते हैं संकट में। इन जियोपार्डी मतलब कि बहुत वो खतरे में है, संकट में है, तो इसका क्या हो जाएगा, मुहावरा। तो याद रखिए इन डेंजर ऑफ बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, क्षतिग्रस्त या आपका नष्ट होने के खतरे में। तो बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। इन डेंजर ऑफ बीइंग डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, इन जियोपर्डी का मतलब हमेशा याद रखिए खतरे में होता है या तो संकट में होता है। ओके बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको केवल एक वर्ड से साथों इसमें मिस स्पेल्ड होगा, वही आपको सिलेक्ट करना है। हम आपको डेली क्लास बताते चलते हैं। ओवर रेचिंग बिल्कुल राइट है, रेस साइलेंस बिल्कुल राइट, आर्किटेक्चर भी राइट है। थेरापेटिक्स, यहाँ पर देखिए थेरापेटिक्स जो आपका चिकित्सा विज्ञान होते हैं उसका स्पेलिंग क्या होता है, THE होता है, R होता है, पी, यहाँ पे देखिए पी के बाद ए दे रखा है, लेकिन भाई EU होता है, EU होता है, TICS होता है, जिसे आप लोग चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए दिया है आपका, यहाँ पे ई रहना चाहिए तभी ये राइट होता है, तो यहीं पे क्या हो गया, मिस स्पेल्ड हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 32। पूरा प्रश्न ऐसा रहेगा, तो आपके पेपर में ध्यान देंगे आप लोग, पूरा क्वेश्चन A to Z, एक भी क्वेश्चन बदलाव नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द फर्नीचर लुक्स ओल्ड, ऑल द फर्नीचर, सभी फर्नीचर कैसे दिख रहे हैं, पुराने दिख रहे हैं कि नहीं, बताइए। तो क्या बनेंगे, लुक भरेंगे या तो लुक्स, इसको तो बी हैव लुक्ड आर लुक्ड को हटा दीजिए क्योंकि सभी है, तो लुक्स हो जाएगा ना, एस लास्ट में जुड़ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, दो क्वेश्चन पेपर में रहेगा, इनकरेक्टली बताइए इनमें से कौन सा, अमाउंट, एड्रेस, स्टॉयड या एडवाइस। भाई यदि आप लोग ऑप्शन को पढ़ रहे हैं ना, देखिए अमाउंट तो पहला स्पेलिंग राइट है, एड्रेस का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, क्या होता है, ADDRESS, एड्रेस, पता आपकी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्टली है। तो 33 क्या हो जाएगा साथी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 34, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब कि जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। तो उसके लिए एक शब्द क्या आप बताएंगे, बताइए, ये सोचने वाली बात है, आप लोग स्किप करिए, और सॉरी स्किप नहीं, पास कीजिए, उसके बाद राइट ऑप्शन बताइए। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता। इसके अलावा बताइए, क्लाउडी बोल सकते हैं, जैसे कि क्लाउडो मतलब कि बादल से घिरा हुआ। ओपेक जिससे आप लोग अपारदर्शी बोल सकते हैं। ग्लूमी मतलब उदास। लूसिड मतलब चमकदार, बहुत स्पष्ट अर्थ का एक प्रकार का। तो जो साथी प्रकाश से नहीं गुजर सकता जिससे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं ना, ओपेक बोलते हैं ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इनमें से इनकरेक्टली बताइए कौन सा हो जाएगा। ये सवाल हम आप सभी को होमवर्क में देना चाह रहे हैं। ड्रेनेज देखिए, ओपनिंग देखिए, स्पूनफुल देखिए, वेजिटेबल देखिए। चलिए हम ऑप्शन आपको साथ ही 50-50 कर देते हैं। ड्रेनेज बिल्कुल राइट है, ओपनिंग भी बिल्कुल राइट है। अब आप बताइए या तो आपका स्पूनफुल होगा या वेजिटेबल होगा। चलिए इनकरेक्टली वाला, इसमें हम आपको बताएं केवल एक वर्ड होगा, वही आपको राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में, काफ़ी ईजी सवाल है ये, सभी दोस्त को राइट ऑप्शन क्लिक करना है। ओके चलिए बताइए, क्वेश्चन को 5 कीजिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद हल कीजिए अपने से, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड। कंप्लेसेंट का मतलब संतुष्ट होता है, आपको अपोजिट यानी विलोम शब्द बताना है। तो कंप्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, तो क्या हो जाएगा सती, डिसकॉन्टेंट हो जाएगा या सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्या प्लीज हो जाएगा, स्मग होगा। भाई आपका क्या हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा और डिसकॉन्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कनकेर, कनकेर का मतलब क्या होता है, सभी चीज को जीत लेना, जीतना होता है।
तो बताइए कनकेर का मतलब जीतना का सिनोनिम्स पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बताइए राइट ऑप्शन। क्या अटैच होगा कि सेपरेट हो जाएगा, या सरेंडर हो जाएगा या डिफीट हो जाएगा, बताइए। तो यदि आपके पेपर में सिनोनिम से पूछे कनकेर का, तो आपका एक तो डिफीट हो जाएगा, डिफीट के बाद आपका क्या हो जाएगा साथियों, ओवरकम भी हो जाएगा, और आपका ओवरकम और वंगेस्ट भी होता है साथियों कहीं कहीं, तो यहाँ पे डिफीट हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जीरो, चलिए बताइए विलोम से बताइए जीरो का, जीरो क्या हो सकता है, क्या आप कोई सोच सकता है कि जीरो का भी हो सकता है क्या एंटोनिम विलोम शब्द, तो बताइए साथियों क्या हो सकता है। जीरो यानी जीरो का एंटोनिम विलोम शब्द एक हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप सभी का सही से नहीं आ रहा है भाई, ध्यान देंगे आप लोग, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डेली सुबह 8 बजे क्लास रहती है, दोपहर के 12:30 बजे क्लास रहती है, और शाम को 6:30 बजे। डेली का शेड्यूल यही है, एक भी टाइम दिन मिस नहीं होता क्लास, डेली का डेली क्लास प्रोवाइड किया, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, अ शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ ए बुक, मतलब एक संक्षिप्त पाठ जो किसी पुस्तक के अंत में क्या जाता है, जोड़ा जाता है। कोई संक्षिप्त पाठ होता है ना जो किसी पुस्तक के अंत में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या प्रोलॉग हो जाएगा। प्रोलॉग मतलब क्या होता है, प्रस्तावना होता है। एपिलॉग मतलब क्या होता है साथी, उपसंहार, भरत वाक्य, तो यही होगा एपिलॉग हो जाएगा। और एपिक का मतलब आप बोल सकते हैं महाकाव्य होता है, और मोनोलॉग का मतलब स्वगत भाषण होता है। तो यहाँ पे एपिलॉग होगा जो कि आपका किसी पाठ में, जो किसी पुस्तक के अंत में क्या किया, एक संक्षिप्त पाठ को जोड़ दिया जाता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 40। व्हाट इज द टर्म फॉर ए लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट, इसका मतलब पश्चिम से हल्की हवा के लिए, पश्चिम से हल्की हवा चलता है ना, उसके लिए आप एक शब्द बताइए, या वियंडर होगा, याट होगा, जेफियर होगा, या जरकोन होगा। तो साथ ही आपका यंडर मतलब उधर होगा, याट मतलब नौका या नाव बोल सकते हैं, जेफियर का मतलब होता है भाई हल्की हवा होता है। भाई सोचने वाली बात है कि कोई सोच भी नहीं सकता सर जी ये भी हो सकता है कि पश्चिम से हल्की हवा के लिए एक शब्द आपका जेफियर हो जाएगा, हल्की हवा होता है भाई। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर सके। चलिए श्रृंखला को लिखते हैं 8, 18, हल कीजिए। जब से हम लिख रहे हैं आप पॉज कीजिए, उसके बाद हल कीजिए, उसके बाद राइट ऑप्शन दीजिएगा, ऐसा सिद्धांत रहना चाहिए तभी तैयारी मजा आएगा। 50, 72 इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है। पहले इस तरह का सवाल हल करने के तुरंत हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, पहले देखते हैं 8 से 18 कैसे बना होगा। प्लस 10 किया है, 18 से 32 प्लस 14 किया है, 32 से 50 प्लस 18 किया होगा बिल्कुल, 50 से 72 प्लस 32। देखिए साथ यहाँ पे 50 से 72 जाएंगे तो 22 होगा, सॉरी 32 नहीं होगा, नहीं तो 82 हो जाएगा। 10 से देखिए 14 प्लस 4 किया, 14 से 18 प्लस 4 किया, फिर यहाँ पे देखिए 18 से आपका 22 किया प्लस 4 किया, यानी हम लास्ट में क्या कर देंगे 22 में यदि 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 26 में 72 जोड़िए कितना आएगा 72 और 26 कितना आ रहा है आप सभी का 6 2 8 और 7 2 9 98। क्या आप सभी का इस क्वेश्चन मार्क जगह 98 आ रहा है क्या? ऑप्शन देखिए ए दे रखा है। बताइए समीकरण आपको हल समझे कि नहीं, पहले ये बताइए। समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि +10 +14 +18 +22 इतना हुआ। फिर देखिए दोबारा भी कर सकते हैं कि या सीरीज हम लोग का सही बैठ रहा है कि नहीं। +4 +4 किया, इसका मतलब सीरीज बिल्कुल सेम चल रहा है। तो लास्ट में हमने क्या किया +10 +14 +18 +22 +26 ऐड कर दिया। लास्ट में आप जोड़ेंगे 72 में +26 जोड़ेंगे तो आपका देखिए 6 2 8 और 7 + 2 98। तो यहाँ से ऑप्शन ए को हम लोग क्या कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। ये सवाल हम हल नहीं करेंगे, सबसे पहले आप लोग हल करेंगे, 1 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न पढ़िए, यदि Q का अर्थ आपका योग है, योग का मतलब होता है प्लस, बिल्कुल लिख देते हैं। और उसके बाद Q का अर्थ होता है योग, J का अर्थ होता है गुणा गुणा, T का अर्थ होता है आपका घटाना, तो T का अर्थ हम लोग घटाना लिख देंगे। K का अर्थ होता है भाग, तो सर जी बिल्कुल हम लोग Q की जगह सर जी जोड़ रखेंगे, J की जगह हम लोग गुणा रखेंगे, T की जगह हम लोग घटाव रखेंगे और K की जगह हम लोग भाग रख देंगे। जो आपका समीकरण दिया है जैसे 30K 2Q 3J 65, यानी जो आपका अक्षर दिया है जैसे K Q J T, जो प्रश्न में बोला है, जो आपका साइन इंडिकेट किया है, बस साथ ही वही साइन में आपको रखना है। चलिए रखते हैं हम लोग। जैसे देखिए 30 Q
के है, के की जगह क्या बोला है, के का अर्थ क्या दिया है इसमें, देखिए के का अर्थ आपका भाग दिया है, तो हम लोग के की जगह भाग रखते हैं। 30 के क्यों 2 रखा है, बिल्कुल 2 रख दें। फिर इसका देखिए क्यों, क्यों का अर्थ देखिए आपका योग, योग का मतलब क्या था, जोड़, तो क्यों की जगह हम लोग जोड़ रख देते हैं। 2 आपका 3 है। उसके बाद जे, देखिए 3 के बाद जे है, तो जे का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है आपका, जे का अर्थ गुणा है, तो जे की जगह हम लोग गुणा रख देते हैं, 6 हो जाएगा। उसके बाद टी, देखिए टी का अर्थ क्या दिया, बस आप समझ, देखिए यहाँ पे भाग हो गया, प्लस हो गया, गुणा हो गया, तो लास्ट में माइनस आ सकता है, बिल्कुल सर जी, वैसे आप देख सकते हो घटाना ही होगा। देखिए टी का अर्थ यहाँ पे घटाना दिया है, तो हम लोग घटाना रख दिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से, तो घटाना आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए समीकरण का हल खींचते हैं, कितना आता है। देखिए पहले के बॉडमस के नियम में हमेशा याद रखिएगा, यदि पेपर में मान लीजिए साथियों आपका एक कोई एग्जाम्पल आ गया कि मान लीजिए 30 डिवाइडेड 2 आपका ऑफ आ गया, ऑफ आपका 4, तो भाई सबसे पहले डिवाइड को आप लोग हल नहीं करेंगे, सबसे पहले आपको हल करेंगे, क्योंकि बॉडमस के नियम में जाएंगे तो पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ होता है, फिर उसके बाद डिवाइड होता है। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे, यदि आपके पेपर में ऑफ आ गया, बाई चांस आपके डिवाइड दिया है, तो आप पहले ऑफ को ही हल करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ से 2 का डिवाइड यदि हम 30 में करेंगे तो 15 आ गया, 15 प्लस यहाँ पे देखिए फिर इसको मैच कराते हैं, 3 × 6 18 -5, और 15 और 18 आपका कितना हो जाएगा, 33 होता है, बिल्कुल 33 में से यदि हम लोग 5 को घटाएंगे तो 28। सिंपल सा हम लोग गुणा भाग जोड़ ऐड किए और कुछ नहीं किए, तो हमारा ऑप्शन भी आ गया। तो आपको समझना है बस ये है कि जो साइन इंडिकेट किया है, जो समीकरण दिया, बस हमें वही रखकर बॉडमस के नियम में हल कर देना है, सिंपल से साथी। क्या कोई दिक्कत हुई सवाल में, हमने क्यों की जगह मतलब प्लस रखा है, जे की जगह हम लोग गुणा रखा है, टी की जगह घटाना रखा है, के की जगह भाग रख दिया है, प्रश्न में समीकरण जो आपका ये दे रखा है, बस उसके बाद बॉडमस के नियम से हल कर दिया है, तो हम लोग का 28 भी ऑप्शन राइट आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका साथी, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित प्रश्न में 2 प्रतीकों को परस्पर बदलकर समीकरण को सही कीजिए। देखिए आपका ये समीकरण दिया है, हमें ऐसा 2 चिन्ह को बदलना है कि हम लोग का आंसर 26 आना चाहिए। हमने कल वाली क्लास में सुबह आपको बताया था कि यदि पेपर में इस तरह का सवाल आया, यदि मान लीजिए बाई चांस आपके ऑप्शन में इक्वल दिया है, इक्वल तो आपको सबसे लास्ट में हल करना है, इनको छोड़ देना है, इनको छोड़ देना है। आपको सबसे पहले हल करना जो साइन बिल्कुल जैसे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई साइन दिया हो जो बदलकर हमें रखना हो, तो बिल्कुल सबसे पहले आप लोग उस पर प्रीफर करेंगे। आप लोग इक्वल में मत जाइएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो, वो ज़्यादातर सवाल सही भी नहीं हो पाते हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन सी को उठाते हैं। ये तरीका याद रखिए, यदि आपके पेपर में इस तरह का सवाल आया कि 2 प्रतीकों को बदलना है, 2 साइनों को बदलना है, यदि तो हमें यदि प्रश्न में ऑप्शन में दिया है इक्वल, तो इक्वल को हमें टच नहीं करना है, सबसे लास्ट में हल करना है। यदि इन साइनों से न हो तब लास्ट में हम लोग जाएंगे। देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो इसका कहने का मतलब क्या है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई रखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, आपके पेपर में 2 प्रश्न आएगा। मान के आप लोग तरीका समझिए जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट में। तो देखिए ऑप्शन सी को उठाइए पहले, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवाइड की जगह हम लोग समीकरण में मल्टीप्लाई रखेंगे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखेंगे। देखिए 6 आपका समीकरण देखिए, 6 × 12 डिवाइडेड 3 + 5 = 26। अभी हमें ऐसा समीकरण को रखना है कि हमें आंसर 26 आना चाहिए, LHS = RHS होना चाहिए। देखिए 6 इंटू की जगह हमें डिवाइड रख देना है, तो 12, फिर उसका देखिए डिवाइड, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 + 5 = 26। देखिए यदि अब इससे तो जाएगा नहीं, तो आप इसको बटे में कीजिए, बटे में डायरेक्ट कीजिए, 3 + 5 = 26। यदि आप देखेंगे नहीं जाएगा ना, तो उसको बटे में कर लीजिएगा, यहाँ से ऊपर नीचे कट जाएगा। देखिए 4, भाई देखिए इसको हल करने में हमारा 26 नहीं आएगा, क्योंकि 6/4 + 5 होता है आपका, क्या होता है, एक प्रकार का हमेशा याद है, जिससे आप लोग बोलते हैं ना 4 सही 2/3, तो हमेशा याद रखिए जो 4 सही होता है ना, वो आपका एक उसके बीच में प्लस ही हो रहता है, याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन सी हमें हल करने पे 26 नहीं आएगा। जब आप लोग हल करेंगे 4 × 5 = 20, 26/4 आएगा, तो समथिंग पॉइंट में आ जाएगा, तो हमारा ये नहीं होगा। तो हम लोग हल करते हैं साथ ही ऑप्शन आपका डी को उठाते हैं। तो देखिए समीकरण आपका बिल्कुल एज इट इज रहने देते हैं। समीकरण आपका देखिए लास्ट होता है ऑप्शन डी, देखिए गुणा और प्लस, यानी गुणा की जगह हम लोग प्लस रखेंगे, प्लस की जगह गुणा रख देंगे। देखिए 6 गुणा है, तो गुणा की जगह हम लोग प्लस रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन डी उठाया है, ध्यान देंगे ऑप्शन डी उठाया है, गुणा की जगह प्लस रखा है, उसके बाद डिवाइड आपका ऑलरेडी डिवाइड रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड की जगह कुछ नहीं छेड़ किया है। आपका देखिए +5 है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 5 = 26 है। देखिए जब यहाँ से हम लोग बॉडमस के नेम लगाएंगे, तो यहाँ पे 3 × 4 = 12 आ जाएगा, 6 + 4 × 5 = आपका 26। देखिए
6 प्लस और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, बिल्कुल वही बात है। देखिए जब 6 और 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 26, और इधर भी देखिए 26। क्या देखिए LHS बराबर RHS हुआ कि नहीं, ये बताइए किससे हुआ? ऑप्शन डी से। जब हम लोग गुणा की जगह प्लस रखे, प्लस की जगह गुणा रखे, दो हम लोग प्रतीकों को परस्पर बदले जिसमें आपका गुणा और प्लस की, तभी हम लोग का राइट ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आपको तरीका समझना है, क्योंकि आपके पेपर में 2 प्रश्न आएंगे बिल्कुल अच्छे से, और पेपर जब भी आपका एग्जाम होगा तो सबसे पहले रीजनिंग करने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 44। एक प्रश्न ये भी रहेगा आपके पेपर में। तो देखिए 44, 4 16 64 7 49 343। आपको इस तरह का समझना है साथियों कि किस तरह ये आ सकता है आपके पेपर में। तो पहला हम लोग उठाते हैं, जिसे 4 से 64, उसके बाद 64 बनाए। आपके पेपर में कुछ दूसरा भी दे सकता है कि बीच वाला, जैसे इन दोनों को हल करने पे भी दे सकते हैं। इसमें तो आपको काफ़ी ईजी दिख रहा होगा, काफ़ी इजी दिख रहा होगा। जैसे कि देखिए 4 से क्या बनाया 16, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। उसका देखिए 64 दिया है, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। सिंपल सा पूछा। उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब आपका 343। सिंपल है कि नहीं? अब हमें ऑप्शन में भी देखना है कि वही क्या, जो ऐसा करेंगे कि स्क्वायर मिलना चाहिए और क्यूब मिलना चाहिए, बिल्कुल सेम मिलना चाहिए। ओके चलिए पहला ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 9 का क्यूब होता है 9 9 जा 81, 9 9 जा और 9 8 जा 72। देखिए पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। और दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो नहीं मैच होगा। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 होता है, लेकिन 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। और 11 का स्क्वायर तो आपका 121 होता है, लेकिन क्यूब इतना नहीं होता है। 8 6 64 412 नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ से भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 45। पी का संबंध 16, आर का संबंध 18, I9, ये आई है मेरे भाई, आई है याद रहे, I9 K11, T20 का संबंध किससे बनेगा? जैसे आपका P16 साथियों R18 बनाया है, I9 से K11 बनाया है, तो T20 से क्या बना सकता है आपके पेपर में? चलिए बताइए। आपको देखना है कि देखिए P का संबंध R से किया है और 16 नंबर का संबंध नंबर से। यहाँ पे देखिए अक्षर का संबंध अक्षर से, 9 का संबंध यानी नंबर का अक्षर नंबर से किया है। तो अब हमें उसी प्रकार T का संबंध T से बताना है और नंबर का अक्षर नंबर से बताना है। देखिए P आपका कितने नंबर का होता है? P आपका 16 नंबर का होता है। आप देखेंगे सर जी 16 होता है P, लेकिन इसमें भी 16 दिया, लेकिन हमने आपको बताया कि आपको नंबर का नंबर और अक्षर का अक्षर देखना है। जैसे देखिए P आपका 16 और आपका R यहाँ पर देखिए 18, R आपका 18, यहाँ भी 18, यानी P से 16 गया है, P से R गया, यानी +2 किया है। इसमें भी देखिए आपका +2 किया है। फिर उस पर देखिए I9, I आपका 9 होता है और आपका K11 होता है। या देखिए यहाँ भी 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11, और I आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। यानी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका I से देखिए K, यानी इसमें भी +2 किया है। यदि आप I को करेंगे तो आपका 9 होता है, और K करेंगे तो 11 हो जाएगा। यानी +2 इसमें भी किया है और 9 से 11 किया, इसमें भी +2 किया है। अब हमें भी जैसे T20 का पूछा है, तो T के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? T आपका 20 22, यदि हम +2 इसमें करेंगे तो 22 पे कौन होता है? भी होता है, भी, और 20 के बाद 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो भी 22 होगा। देखिए पहले हमेशा है देखिए अल्फ़ाबेट, उसके बाद नंबर लास्ट में। तो भी 22 कौन सा ऑप्शन है? देखिए ए ऑप्शन है। क्या आप लोग समझे कि नहीं मेरे भाई? ये बताइए पहले। 45 का ए ऑप्शन मैच हुआ है। नंबर से नंबर आपको देखना है और आपका अल्फ़ाबेट से अल्फ़ा, अक्षर से अक्षर देखना है। ऐसा नहीं है कि सर देखेंगे 16 16 18 ये कैसे हुआ, तो आप थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान देंगे आप लोग। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका साथी। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है। 7 का संबंध 345 से है, तो 5 का संबंध 127 है, तो 6 का संबंध किससे हो जाएगा? यदि आपको साथी 7 का क्यूब पता होगा तो आप हल कर सकते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है बताइए? 7 का क्यूब 343 होता है, लेकिन यहाँ पे 345 दिया, तो क्या +2 कर सकते हैं हम लोग? 345। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, लेकिन यहाँ पे 127 दिया, क्या हम लोग +2 कर सकते हैं? 127 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर जी। उसके बाद 6 का क्यूब कीजिए 216, 216 +2 कीजिए 218। क्या ऑप्शन दिया 218? देखिए ऑप्शन नहीं दे रखा है। बताइए इस तरह फटाफट हल करना है। यदि आपको तुरंत एक एक क्वेश्चन को देखकर हल करना है दिमाग में, तो प्रैक्टिस चाहिए भाई। तो साथियों इस तरह से टोटल 46 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए आपका मैथ के क्वेश्चन आएंगे। मैथ के क्वेश्चन वही आएगा साथी जो आपके पेपर में बिल्कुल वैसा ही आने वाला है।
तो अब आप लोग मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं साथ में हम लोग जो मिलेंगे दोपहर के 12:30 बजे। इसलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पे जितने लगेगा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। कल आपका मैथ की क्लास नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आपका जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है नवंबर तक, उनके लिए लगातार क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं दोपहर के 12:30 बजे हम लोग। आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैथ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मैथ का, ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ साथियों, चलिए इसके आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है हमारा, वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 है। तो बताइए छूट कितना प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, ये हमको बताना है। तो कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए हमारा जो मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 28,500 रुपये। ठीक, उसके बाद हमको जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 15,675 दिया है। तो देखिए डिस्काउंट या छूट कितना है, तो हम देखते हैं जो डिस्काउंट या छूट है वो कितना है। तो घटा दीजिए जो अंकित मूल्य है उसमें से सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 5 5 और यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, फिर यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 8, फिर यहाँ 7 में से 5 गया 2 और ये 1, 12,825 का छूट दे रहा है। ठीक, तो हमको निकालना है कि छूट का कितना प्रतिशत है। तो जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। तो देखिए 12,825 रुपये के छूट दे रहा है और देखिए अंकित मूल्य कितना था 28,500 और ये गुणे 100। ठीक, तो काट दीजिए। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, फिर 5 से काटिए तो 5 पच्चे 25, 3 और ये 5, तो 5 सत्ते 35, ये क्वारा नीचे का पूरा कट गया। ऊपर देखिए 5 दूना 10, 2 8, 5 पच्चे 25, 3 और 2, 5 छक्के 30 और 5 पच्चे 25। ठीक, अब देखिए फिर से इसको काट दीजिए आप 3 से और ऊपर वाला भी काटिए 3 से। तो देखिए कितने बार में कटेगा, 3 वाठे 24, 1 6, 3 पच्चे 15 और ये 3 पच्चे 15। ठीक, और ये 3 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा, 19 बार में कटेगा, 19 3 57। फिर 19 से काट दीजिए इसको। तो देखिए 19 चौक 76, 85 माइनस 76, 9 5, 19 पच्चे 95, यानी जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हमारा आया 45%। तो इस तरह से निकालेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कैसे है कि 143 डिवाइड बाई 11 इंटू 13 प्लस 156 डिवाइड बाई 12 इंटू 13 माइनस 210 डिवाइड बाई 14 इंटू 15 इक्वल टू वाट, यानी बॉडमास का नियम है। तो लगा दीजिए। पहले क्या करते हैं, भाग को सॉल्व फिर गुणा। तो देखिए 143 में 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11, 3 3 11 3 33, यानी 13 गुणे 13 बनाइए, प्लस 156 में 12 से भाग देंगे तो 12 कम 12, 3 और ये 6, 12 3 36, 13 गुणे 13 बना। फिर माइनस 210 में 14 से भाग देंगे तो 14 कम 14, 7 और ये 0 70, 14 25 70, 15 गुणे 15 हो गया। चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 113 होता है आपका 169 प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 169 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो देखिए 9 9 18, हासिल 1, 6 6 12, 1 13, 1 1 2 और 1 ये 3, 338 माइनस 225, यानी क्या आएगा कितना 3 1 1 113। कोई है ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसी तरह सॉल्व करें। देखिए एसएससी एमटीएस के एग्जाम में इसी प्रकार के मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी वजह से बस इसी प्रकार के क्वेश्चन को करवाया जा रहा है, बस इसलिए कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए जिससे सिली मिस्टेक एग्जाम में ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, यदि किसी संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। तो बताइए वह संख्या क्या है। तो देखिए मान लीजिए कोई एक संख्या x है, उसी में से हम लोग क्या कर दे रहे हैं 25 को घटा दे रहे हैं, तो वह संख्या जो संख्या आएगी अपने आप ही कितनी हो जा रही है 50%। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा x माइनस 25, ये बराबर हो जाएगा 50, x गुणे 50 और प्रतिशत का साइन हटता है तो बट्टे 100, यानी कि कितना हो गया आपका
x माइनस 25 इक्वल टू एक्स अपॉन 2, इधर जाएगा तो देखिए x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब देखें x में से आधा x को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, x/2 बचेगा, ये 25 के बराबर है। यानी कि जो हमारा x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 50। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, इतना बड़ा करना भी नहीं था। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अगर हम लोग 25 को घटा दे रहे हैं तो स्वयं की 50% हो जा रही है, यानी 25 को घटाने पे 50% घट रहा है। यानी कि वैल्यू टोटल कितनी हुई, 25 को मतलब 50% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अगला क्वेश्चन है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है। तो देखिए अगर 10% और x% की दो क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 में बेची जाती है तो बताइए x का मान क्या होगा। ठीक, देखिए हमारे सेम इसी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें उसमें डिस्काउंट का परसेंटेज दिया था, इसमें पूछ दिया कि दो सक्सेसिव या दो क्रमागत छूट देने पे एक दे दिया, दूसरा हमें निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसमें कि देखिए ओवरऑल कितना छूट दिया जा रहा है। ठीक, तो ओवरऑल छूट देने के लिए हम लोग देखते हैं पहले डिस्काउंट कितने की है। तो देखते हैं डिस्काउंट कितने का है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो देखिए 0, 5, 9 में से 1, 8 और 4 - 3 यानी 1850 क्या हो गया डिस्काउंट। अब देखिए परसेंटेज में डिस्काउंट निकालते हैं कि कितना है। परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए जितना छूट दिया है और जितना अंकित मूल्य है गुणे 100। तो देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 3 5 5 7 35। यानी जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ओवरऑल वो कितना दिया रहा है 37% का, पर 10% और x% की दो क्रमागत छूट है। तो यहाँ पे बस लगा लीजिए सक्सेसिव वाला कि अगर एक बराबर डिस्काउंट दिया जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि a% और b% का दो क्रमागत छूट दिया जाता है तो पूछा जाता है कि ओवरऑल छूट या जो मतलब समतुल्य छूट होगा वो कितने का होगा। तो अगर x है तो x बराबर होता है हमारा a + b - ab डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर ओवरऑल में यानी समतुल्य या ओवरऑल कुछ भी कहिए वो कितना हो, अगर ओवरऑल x% अगर छूट हो तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है x = a + b - ab/100। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे ओवरऑल हम निकाले तो 37 आया है, एक हमको 10 दिया है, दूसरा हमको क्या करना है निकालना है x और -10 × x डिवाइड बाई 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये देखिए कितना हुआ आपका 37, 10 इधर आएगा तो 37 - 10 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। ये इक्वल टू x माइनस देखिए ऊपर 0 तो x बचा तो x/10, बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहीं से हो जाएगा आपका 27 बराबर 10x - x/10। ठीक, इधर हम करते हैं तो कैसे हो जाएगा आपका, तो देखिए 27 ये बराबर आपका बन गया 10x - x बचेगा आपका 9x/10। ठीक, तो देखिए x बराबर आपका हो जाएगा 27 × 10/9। तो 9 से काटेंगे 3 बार में, 3 × 10 यानी 30%। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30%। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो बताइए हानि कितने प्रतिशत की हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं हमारा कोई टेबल है, जो टेबल है उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपया। देखिए हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि जो परसेंटेज निकालना होता है उससे आसानी होती है। जैसे 100 का 25% निकालना है तो 100 का 25% सीधे हम क्या कर देंगे 25 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हमारे आसानी होती है, इस वजह से जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस को लेते हैं वो सीधे 100 लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कर रहा है उसके क्रय मूल्य का 25% है, यानी 100 का क्या कर रहा है 25 और प्रतिशत का निशान हटता है तो 100 नीचे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जा रहा है हमारा 25 रुपया। ठीक है, तो देखिए कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद के हम 25 रुपये में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमें क्या होगा
लॉस होगा, और वो लॉस कितने का होगा, तो वो लॉस होगा हमारा 100 माइनस 25 यानी कि 75 रुपये का लॉस होगा। तो हमसे पूछा है कितने प्रतिशत में, तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लॉस देखिए 75 का है, कॉस्ट प्राइस हम माने 100 रुपये, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो काट दीजिए और कितना आ गया हमारा लॉस, 75%। तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात है 25:12। तो बताइए 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो पीतल है उसमें जो कॉपर है हमारा और जिंक है, जो कॉपर है और जिंक है या जस्ता है उसका रेशियो दिया है 25:12, और ये जो पूरा वो पीतल है, क्या पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं ना, जो ब्रास है वो हमारा है टोटल 370 केजी। ठीक, तो देखिए यूनिट में हम देख ले, मतलब रेशियो को जोड़ के देख लेते हैं, तो हमारा आ रहा है कितना ओवरऑल 37 यूनिट, और इसी 37 यूनिट की वैल्यू कितना है 370 केजी के, मतलब जोड़ देंगे कॉपर और जिंक को, तो मान लेते हैं 37 यूनिट है, या 37 यूनिट ना मानते तो मान लेंगे कॉपर 25 के है, जिंक हमारा 12 के है, तो 25 12 37 के, ये बराबर 370 केजी के हो जाएगा। तो हमसे पूछा है तांबा, तांबा कितना माने हैं, तो देखिए 37 के की वैल्यू अगर 370 है तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 370/37, काट देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 केजी, यानी जो के होगा वो 10 के बराबर होगा, यहाँ पे केजी नहीं आएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। अब देखिए हम कॉपर है कितना आपका, कॉपर है आपका 25 के, तो 25 के और के की वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 10, तो यानी कि 25 × 10 करेंगे तो 250 केजी कितना आ गया हमारा तांबा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है तो संख्याएं बताइए कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का है कि दो संख्याएं दी हैं, कौन सी, ए और बी, और उनका अनुपात आपको दिया है 11:13। ठीक है, और दिया है इन दोनों का जो HCF है, इनका HCF वो है आपका 7। देखिए जो HCF होता है या महत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन होती है, वहीं दो संख्याओं का क्या होता है आपका HCF या महत्तम समापवर्तक होता है ना। तो देखिए अगर हम लोग निकालेंगे तो संख्याएं ए और बी का अनुपात दिया है 11:13, और दोनों को जो काट सकता है वो क्या है 7 है। तो बस संख्याएं निकालने के लिए क्या कर दिए, जो HCF है बस उसी से गुणा कर दिए, संख्या वास्तविक निकल जाएगी। तो यानी ए है वो कितना हो जाएगा आपका 11 × इसका HCF कितना है 7, तो 11 × 77। बी है आपका कितना 13, और ये गुड़े आपका 7, तो 13 × 91, यानी 77 और 91 दोनों क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा कि देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 2016/4 + 32 × 6 - 26 × 3 का मान कितना होगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए। 2016 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 504 आ जाएगा, प्लस 6 का गुणा 32 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 192, - 26 का गुणा 3 में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 78। ठीक है, तो चलिए एक 504 में 192 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 2 6, और ये 9, और यहाँ पर आपका 5 1 6 -78 घटा लीजिए तो 16 में से 8 जाएगा 8, और आपका यहाँ पे 8 और -1 गया, 8 - 7 गया तो 1 बचा, और 6 618। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा अगर ए बी सी 3 संख्याएं दी हैं और हमसे इसका चतुर्थ समानुपाती डी पूछे, तो जो हमारा चतुर्थ समानुपाती डी होता है वो बराबर होता है हमारा बी × C/A। ठीक है, ये क्या होता है हमारा चतुर्थ समानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है D = B × C/A। ठीक, कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपाती पूछ देता है, कभी कभी
थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीयानुपाती भी पूछ लेता है। तो तृतीयानुपाती का मतलब होता है अगर ए और बी दो संख्याएं दी हों और हमसे पूछे कि सी मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो कितना होगा, तो तृतीयानुपाती या सी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है b²/a। ठीक है, तो हमसे तृतीया तो पूछा नहीं, हमसे चतुर्थ वाला पूछा है। तो देखिए 30 और 120 और ये 15 आपको दिया है, 30 120 15 और हमसे पूछा है चतुर्थ समानुपाती कितना होगा, तो मान लेंगे x है। तो ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा, b यानी 120 × 15/30। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार में, 15 चौका 60। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। तो बताइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए वही ओवरऑल अगर 40% और 50% की दो क्रमिक छूट दी जा रही है तो ओवरऑल छूट कितना होगा, तो जो ओवरऑल छूट आएगा वो कितना आएंगे, मान लेंगे x है तो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 40 + 50 - 40 × 50/100। ठीक, तो 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, 40 50 90 और ये -5 चौका 20 यानी कि 70%। यानी जो डिस्काउंट या छूट दिया जा रहा है वस्तु पे वो कितना दिया रहा है आपका 70%। अगर हम किसी चीज़ पे 70% छूट दे देंगे तो हम बेच कितने में रहेंगे। देखिए कोई भी परसेंटेज में होती है वैल्यू मैक्सिमम या तो 1 होगी या तो 100% होगी। ठीक है, कोई भी परसेंटेज में जो वैल्यू होगी या तो वो 1 होगी या तो वो 100% के बराबर होगी। तो अगर हम मान यहाँ पे हमें परसेंटेज में है तो यानी कि अगर कोई चीज़ 100% का है और उसमें हम लोग 70% का क्या दे दे छूट दे दे, यानी कोई जो मैक्सिमम अंकित मूल्य है वो कितना है 100% है। ठीक, अगर उसी में हम लोग डिस्काउंट दे दे कितना 70% का, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 100 - 70 यानी किसके बराबर होगा 30% के बराबर होगा। ठीक है, तो यही जो 30% के बराबर है वही 30% की वैल्यू कितना दिया है आपको, यही 30% की वैल्यू 204 दिया है और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कितने की वैल्यू निकालना है हमें 100% की। तो देखिए अगर 30% की वैल्यू 204 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 204/30 और हमसे पूछा है 100% की, तो 100% यानी कि 204/30 और ये गुणे 100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 6 के 18, 2 और 4 3 9 8 24, 68 × 10 करेंगे तो 680। यानी जो मार्क प्राइस या अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा 680। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम में आ रहे हैं तो आप लोग अच्छे से देख के जाइए और एग्जाम दे के आइए। और बाकी आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन भेजते भी रहिए जिससे आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन को करवाने में आसानी हो। बाकी आप लोग ध्यान रखिए और मस्त से एग्ज़ाम देकर आइए। बाकी धन्यवाद।